वेलकम बैक नाजरीन। जी ख्वाजा साहब, देयर आर नंबर ऑफ न्यू मैयर्स जो कि इन्होंने बहुत सारे नए स्टेप्स उठाए हैं, जिनमें एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम के इन्होंने स्लैब बढ़ा दी है। जी ठीक है। जो कि पहले मैक्सिमम लॉक होता था 20% पे, अगर आपकी आमदनी है 40 लाख प्लस फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। जी जी। अब इसको उन्होंने बदल चीज 30% 35% तक ले गए, यानी प्रॉपर्टी इनकम जो है अब उसके स्लैब्स हैं। 40 लाख से 60 लाख तक एक स्लैब है, 60 से लेकर 80 लाख तक एक है, और 80 लाख से ऊपर एक है। इससे इनको प्रॉपर्टी इनकम वाले जो सोर्स है वहां से इन्हें नया रेवेन्यू जनरेट होगा। जी जी। दूसरा, इन्होंने जो प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट होता था पहले, उसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था और रिड्यूस रेट था, उसको भी इन्होंने नॉर्मल इनकम का हिस्सा बना दिया है और मेन स्लैब में उसे ले आए। ठीक है। इसी तरह सेल टैक्स में इन्होंने 0 रेटिंग की फैसिलिटी विड्रॉ कर ली। ठीक है। उससे वो लोग जो सेक्शन 1125 के सर्कुलर 1125 सर्कुलर जो था वो भी खत्म कर दिया, उसको मिसयूज कर रहे थे, अब वो उसको मिसयूज नहीं कर सके। अब एफबीआर को दुरुस्त करेंगे कि ये टैक्स कवानीन को दुरुस्त करेंगे, पॉलिसी को दुरुस्त करेंगे? सबसे पहले देखें, कवानीन सारे ठीक हैं भाई मेरे, कवानीन में कोई खराबी नहीं है। कवानीन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है, इतलाक है वो सही, या वो उतने काबिल नहीं है, जी जी, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा सके, या जो करवा सकते हैं वो उसका नाजायज फायदा उठा। उसका हम रिजल्ट पीछे देख भी चुके हैं। 11 लाख जो ऑडिट के केस इन्होंने नोटिस किए थे वो अभी तक पीछे 8-8.5 लाख पीछे पेंडिंग पड़े हैं। वो उन्होंने कहा जी एक जनरल एमनेस्टी दे और खत्म करें, हम कर ही नहीं सकते जब तक हम एफबीआर की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, जी जी, एफबीआर में फर्टाइल ब्रेन्स नहीं लाते। आपकी इसी प्रोग्राम पे बैठ के मैंने वो बात की थी, जो शबर जैदी ने भी की कि एफबीआर का सीएसएस क्लास से डिसलिंक होना चाहिए। यहाँ पे वकील आने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आने चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आने चाहिए, जो लोग कानून को समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। टैक्स बार हैं उनके साथ मौजूद हैं, हर 32 टैक्स बार हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके साथ इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्में हैं, आई कैप है, IOACC है। आपको ये इस दफा इन्होंने कर दिया ना, फेयर मार्केट वैल्यूएशन के लिए कमिश्नर को ये पावर दे दी है कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ले ले। जी जी। अगर एक फेयर मार्केट वैल्यूएशन पे उसको इतराज है, जी जी, एक टैक्स पेयर कहता है, इस बजट में ये इन्होंने प्रपोजल डाल दी है जी जी, कि अगर फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये मैंने डिक्लेयर किया जी 10,000 रुपए का, जी जी, टैक्सेशन अफसर कहता है कि ये 40,000 का है, ठीक है, अगर उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले सकता है, रिपोर्ट बनवाएगा। ये एक बड़ी अच्छी मैयर है। कमर साहब, 5,550 अरब का जो हदफ है, आप जिसने साहब का देखते हैं, रवायत रही है मौजूदा टैक्स पेयर को निचोड़ा जा रहा था, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, उनके ऊपर सारे जुल्म सितम हो रहे थे एफबीआर के। आप देख रहे हैं टैक्स खला मौजूद है मुल्क में, इतना जो 5,550 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं आसानी से, या फिर वही तरीक़ेकार, वही तलवारें, वही सारा सिस्टम चलेगा दोबारा? देखें, जहाँ तक रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, जी जी, वो ज़्यादातर हमारी नीयतों पे डिपेंड करते हैं कि हमारे लोग जो हैं, जो इन्फोर्समेंट है, उसको किस तरह से वसूल करना चाहती है। 5,550 अरब से ये 8,000 अरब भी हो सकता है, 10,000 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको अपनी नीयतें ठीक करनी है। उसके लिए आपको टैक्स पेयर को ये सिर्फ बताना है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथी हैं, हम सब एक हैं, हमने इस मुल्क को चलाना है। और एफबीआर की जो अभी ख्वाजा साहब ने बात की कि एफबीआर की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। वहाँ पे हमें जो हमारा ट्रेनिंग का इदारा है डॉट, जी, हमें उसकी शदीद रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। जितने नए हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, जितने नए इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, उनको डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, ठीक है जी जी। जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस एंट्री का इफेक्ट क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन जो उसने टैक्स पेयर ने की है, इसका इफेक्ट क्या है, तो ना तो वो टैक्स को समझ सकते हैं, ना वो देख सकते हैं। फिर उसको जो नीचे से कोई क्लर्क या कोई इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट बना के दे देगा, वो उस पर साइन कर देगा। उसमें उसने 5 करोड़ टैक्स लगा दिया, 10 करोड़ टैक्स लगा दिया, और वो आगे जाके एपलेट स्टेज पे 0 हो जाएगा, और उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम नहीं है। सबसे अहम इस वक्त हमें है
कि जो टैक्स पेयर को टैक्स लगता है, एक ऑफिसर फैसला करता है, एक ऑफिसर अगर 10 फैसले करता है तो वो अकाउंटेबल होना चाहिए कि उसके कितने फैसले जो हैं वो एपलेट स्टेज में मेंटेन रहे हैं, कितने फैसले उसके रिवर्स हो गए हैं। जी। इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे तो ये फिर किताब भी खोलेंगे, पढ़ेंगे जी, टैक्स लगाने से पहले सोचेंगे भी, कोई शक नहीं। ठीक है। और उसके बाद सेकंड बात आपने की कि 5,550 अरब, देखें आपने सैलरी का टैक्स जो था पिछले साल गवर्नमेंट ने जो एक रिलीफ दिया था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। अब आपने उसमें भी टैक्सेशन सैलरी को भी, बिजनेस के रेट भी आपने रिवाइज कर दिए हैं। इवन आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को रिवाइज कर दिया, जो हम रिड्यूस हर साल 1% हम उसको रिड्यूस कर रहे थे, उसको भी हमने फिक्स कर दिया है। तो बात यह है कि टैक्सेशन मेजर तो हमने लिए हैं और इस टारगेट को हम पूरा भी कर सकते हैं। उसके लिए दोनों को साथ चलना होगा। जो टैक्स बार्स हैं उन्होंने हमेशा फैसिलिटेट किया है। गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लेके आई है, चाहे वो एसेट डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, चाहे वो एफबीआर की नए कोई एसओपी से रिलेटेड है, आपने कोई चेंज किया है, हम बार्स में रेगुलर उसके फंक्शंस कराते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, और वो भी अपने खर्चे से, हुकूमत के बगैर खर्चे से नहीं, हुकूमत अपने ये हुकूमत का काम है, वो टैक्स बार्स कर रही हैं। और इस फोरम को अगर एफबीआर के, इवन हमारे जो बहुत सारे सेमिनार्स में उसमें एफबीआर के लोग आके बैठते हैं, उनके ऑफिसर्स, उनका स्टाफ आके हमारे जो सेमिनार्स हैं, हमारे जो वर्कशॉप्स हैं, उनको अटेंड करते हैं। अब जितना टैक्स बार्स उनको सपोर्ट कर सकती हैं उनको, बल्कि मैं समझता हूं कि उनको इस कोऑर्डिनेशन को बढ़ा के अपने लोगों की ट्रेनिंग बेहतर करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने मेंबर्स को प्रमोट करते हैं, उनके लिए सेमिनार्स का एहतमाम करते हैं, उनकी एजुकेशन का, उनकी फैसिलिटेशन का, ये एफबीआर को भी चाहिए कि अपने स्टाफ के लिए उसी तरह वर्कशॉप्स करे, मिलकर टैक्स बार के साथ कर ले, ताकि उनको पता चले कि कानून है क्या, वो जो जिस चीज को वो अप्लाई करना चाहते हैं वो कानून होता ही नहीं है, और ऑफिसर उसको पकड़ के बैठा है, जी मैंने ये करना है। उसकी वजह ये है, वो उसकी जिद है, वो उसमें मेलाफाइड इंटेंशन है। ठीक है, हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना है, फिर उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ाएंगे। ऑर्डिनेंस 2001 है, वो तो ये कहता है जनाब टैक्स देने वाला और वो पार्टनर है, और टैक्स वसूल करने वाले आपके ताबे हैं, ऐसा ही। लेकिन वो उसका यहाँ ये उल्टा है। ये मैंने तो सब पहले एक बात की थी ना कि ब्यूरोक्रेसी को, हमें जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है ना उसको निकालना होगा, अफसरशाही को हमें खत्म करना होगा। हमें टैक्स पेयर को सही मानों में, जिस तरह किसी हम मॉल पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, तो जिस तरह वहां का जो शॉपकीपर है वो आपको एक क्लाइंट ट्रीट करके आपके लिए हाजिर होता है कि जनाब मुझे बताएं आपको क्या खरीदना है, क्या लेना है। तो इनको भी उसी तरह से टैक्स पेयर को क्लाइंट तस्वर करना चाहिए। अगर आप उसको क्लाइंट तस्वर करेंगे, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप उसको चोर कहना बंद करेंगे, तो वो खुशी से टैक्स देगा। ये टैक्स ना देने वाला चोर नहीं है, टैक्स का जो पैसा गलत इस्तेमाल कर रहा है वो असल में चोर तो वो है। हमारे तो ये कंसेप्ट गलत बना दिया ना, टैक्स ना देने वाला चोर है, वो तो चल दे ही नहीं रहा किसी तरीके, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको दे रहा है, चोर तो वो नहीं है। चोर जो टैक्स का पैसा खा रहा है वसूल करके, टैक्स चोर तो वो है। कमर साहब, लेकिन ये अलग बातें हैं, थोड़ा सा आज बजट है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कॉटेज इंडस्ट्री पे जो लोग कह रहे हैं बम गिराया गया है, ये वाकई बम गिराया है। जो बिजली का बिल और गैस का जो इस्तेमाल करेगा इंडस्ट्रियल मीटर, वो मैन्युफैक्चर में जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं रहेगा। ये क्या कंसेप्ट है? लेकिन छोटा सा मैं ब्रेक से बाद आके आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी कमर साहब, आपसे मैं सवाल किया था, जो कॉटन इंडस्ट्री पे एक बम सा लोग कह रहे हैं गिरा दिया गया, वो क्या है? देखिए, मुझे ये वैसे सबसे इस बजट की मुझे भी जो एक फील हुआ है कि ये हमने शायद इस सेक्टर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। देखिए, आपने 10 मिलियन से उठा के उसकी लिमिट 2 मिलियन कर दी टर्नओवर की। दूसरा, आपने कहा कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अगर कनेक्शन उसको अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिल की अमाउंट के, जो आपने पहले हमने 7 लाख रखी हुई थी कि यूटिलिटीज अगर उसकी 7 लाख हैं तो, और दूसरी हमने उसको कंडीशन रखी
कि उसका टर्नओवर जो है 10 मिलियन तक है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री हम उसको कंसिडर करेंगे। जो अपना वो अफोर्ड ही नहीं करेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लोग कि इसको करें। दूसरा आपने बात की स्टील सेक्टर की, देखें कुछ सेक्टर है मेरा ख्याल है हमें अच्छा रेवेन्यू आ रहा था फिक्स्ड में, और जब हम इसमें फिक्स से निकल के नॉर्मल में जाएंगे तो हमें तमाम एडजस्टमेंट उनसे लेनी पड़ेंगी। पहले हम उनसे 13 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं स्टील सेक्टर से, ठीक है, वो मैं समझता हूं कि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें जो रेवेन्यू आ रहा था वो बहुत ज्यादा आ रहा था। अब जब उसको स्टैंडर्ड पे ले आएंगे तो ऊपर वाले पैसे तो आप एडिशनल जो ले रहे थे वो खत्म हो गए। तो आप उसको बजाय इसकी कि उसको मेंटेन करते कि एक अच्छा रेवेन्यू सेक्टर आपको दे रहा है, आप उसको दोबारा वापस ला रहे हैं, वापस लिटिगेशन की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। तो रेवेन्यू वो है जो आप कलेक्ट कर लेते हैं, जो आपके पास आ जाता है। जो रेवेन्यू लिटिगेशन में चला जाना है वो रेवेन्यू आपका नहीं है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जितनी आपने लिटिगेशन बढ़ानी आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा। लिटिगेशन ये जो हमें टाइम है, जो इस वक्त इकोनॉमिक सख्ती का दौर है हमारा, इसमें हमें लिटिगेशन को कम करना है। वो सेक्टर जहां जहां लूज होल है हमें उन कवानीन को ठीक करना है ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। जो आसानी से आ रहा है उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। देखिए अच्छा, वहां से आपकी जो रेवेन्यू आउटपुट है वो ज्यादा है। अब जब आप आएंगे आप कंपैरिजन कर लीजिएगा उसको, एक साल के बाद आप फिर वापस उस पे जाएंगे क्योंकि आपका रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा, जो आपका आ रहा था वो बाहर ड्रॉप हो जाएगा। जी जी, उस तरह। अच्छा, दूसरा ये विद होल्डिंग एजेंट्स पे भी कोई प्रोविजन है इस बजट में उन्होंने दिए। विद होल्डिंग एजेंट जो पैसे नहीं विद होल्ड करेगा उस पर ये प्रोविजन लगेंगे, ये लगेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट? देखिए वो तो पहले भी हैं, जो आपकी विद होल्डिंग एजेंट वाली तो पहले भी हैं, उनके लिए पहले भी आपके पास एक तो आपने जो अमाउंट डिडक्ट करनी है उसकी विद होल्डिंग की, और 161 में आपके पास पहले भी वो तो अवेलेबल है ऑलरेडी सेक्शन, जिसमें आपने उसकी असेसमेंट करनी है विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे कि उसने डिडक्शंस प्रॉपर की हैं या नहीं की, और उसके ऊपर फिर सेक्शन 205 में जाके आप उससे डिफॉल्ट सरचार्ज भी ले लेते थे। तो वो ऑलरेडी है, उसी को आगे कंटिन्यू होना कराया। साहब प्रोग्रेसिव टैक्स की भी बात कर रहे थे, उसके क्या आप किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स ऑलरेडी भी मेरा ख्याल प्रोग्रेसिव टैक्स ही है, जितना डायरेक्ट टैक्स है वो तो है ही प्रोग्रेसिव टैक्स है। रेट्स, ये स्लैब रेट्स वाली बात होती है ना कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, वो तो ऑलरेडी हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। बेसिकली जो सेक्टर्स इस वक्त हमारे पास निगलेक्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए। सेक्टर हमारा बिल्कुल विद होल्डिंग जो लगाया 0.6 उससे ज्यादा बैठ गया, प्रॉपर्टी सेक्टर पे टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी सेक्टर बैठ गया। एक हमारा पैसा टेक्सटाइल का जो बड़ा यूबी साहब यहाँ पे एक छोटा सा मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी पसंद आई, दिल को भी लगी। ये तो इमरान खान के अपने विजन की निगेशन है। वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ नौकरी और ले आनी है, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको हम बंद करने के लाभ पड़े, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, अब बजाय कि इन लोगों को हम और हल्लाशेरी दें कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें और लागे, देखें किसी भी मुल्क की बैकबोन उसकी कॉटेज इंडस्ट्री है। आप मलेशिया चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, ये लोग आपसे के बाद आजाद हुए हैं और आपसे आगे निकल गए। बेस क्या थी? कॉटेज इंडस्ट्री। आप सपोर्ट करना चाहिए, आप उस कॉटेज इंडस्ट्री को मारे। देखें मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं अपने विजन को कैसे निगेट कर सकता हूँ। मेरा विजन है कि मैंने रोजगार पैदा करनी है। मैं अभी एक जगह बैठा हुआ था, एक आम आदमी हर साल 15 से 20 लोगों का रोजगार लगाता है। मैंने उसे पूछा भाई तुम ये कैसे करते हो? वो कहता है मेरे पास एक बच्चा आता है, वो कहता है जी मैंने पढ़ना है, मैं उबर बाइक ही चला सकता हूँ, मैं उसे 15,000 रुपए में इंस्टॉलमेंट की बाइक ले देता हूँ, ये 15,000 मैं अपनी ज़कात से देता हूँ। वो बच्चा काम लग जाता है, वो डेली का 300-400-500 कमाता है, साथ पढ़ता भी है, साथ काम भी करता है। ठीक है, ये तो तरीका है लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे लगाने का। इनसे तो अच्छा उबर कंपनी है। उबर कंपनी ने जो पाकिस्तान में इस वक्त जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 20 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। अगर इनसे खुद से कोई विजन नहीं है तो लोगों से पूछ लें। सवारी उनकी है, खर्चा उनका है, वो कमा भी रही है उनसे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पिंडी में देख के आया हूँ, एक घर में मैं गया, 5 बहनें और एक उनकी माँ। मियाँ फौत हो गया हुआ उनका। वो क्या करती हैं, निमको वाले लागे उनके घर पे निमको फेंक जाते हैं,
वो पैक करती हैं, पैक करके तोलती हैं, उसे पैकेट बनाती हैं, ऊपर से पीसी का टैग लगाती हैं और बाद में पीसी में वो चीज सप्लाई हो जाती है। ठीक है, उनको वो पैकेट भरवाई के बस वो 5 औरतों को वो महीने का तकरीबन 35-40 हजार दे रहे हैं। घर का सर्कल चल, इसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। 10 लोगों की वर्कफोर्स, कौन सी वर्कफोर्स है यार? जो चीज चल रही है उसको तो खुदारा बंद ना करो। इसके ऊपर ये इसको कानून उसको इसका तो इसको पूरी स्टील वाले को इनकम गिफ्ट को इनकम डिक्लेयर किया जाएगा, वो क्या है यार? अब एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट लिए हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ ब्लड रिलेशन से जो गिफ्ट है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। ब्लड रिलेशन को उन्होंने कहा जी ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सन एंड वाइफ, जो डॉटर्स। इसके अलावा जिससे भी आपको गिफ्ट आएगा रेसिपिएंट के हाथ में वो इनकम बन जाएगी और उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ले जाएंगे, यानी उसकी इनकम में उसको ऐड करेंगे और उसको टैक्स कर देंगे। यार ये बात समझ आती है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आती। स्टील सेक्टर वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आती। यार वो जो घोड़ा भाग रहा है उसको चाबुक मारने की क्या जरूरत है? सही बात। बुजुर्ग कहते थे ना, जो भागते हुए घोड़े को चाबुक मारता है वो बेवकूफ है। कोई शक नहीं। आप ये गिफ्ट वाली स्कीम लाए, ये ठीक है, मैं मानता हूँ जी इसका मिस यूज हो रहा था। मुझे पैसे चाहिए, मैं यूबी साहब के पास जाता हूँ, यार यूबी तेरे को वाइट पैसे हैं, मुझे एक चेक दे दे। वो मैं अपनी किताबों में गिफ्ट शो कर लेता था। ये मिस यूज हो रहा था। गिफ्ट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इमीडिएट ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह आपका 111 में फॉरेन रेमिटेंस है, उसको 50 लाख तक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। ये भी एक अच्छा कदम है मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने। गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है उन्होंने कहा जी एक आदमी 50 लाख की जो फॉरेन रेमिटेंस साल की मंगाएगा ना, वो नॉन टैक्सेबल है। इससे ऊपर होगी तो वो इनकम में शामिल हो जाएगी, वो टैक्स हो जाएगी। ठीक है। आप ये वो अच्छे स्टेप्स हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा, रिटेलर से आप सिर्फ फिक्स टैक्स ले सकते हैं। आपको ब्रेन कहाँ लगाना है? उन लोगों पे लगाना है जिनको आप टैक्स नेट में कौमी धारे में ला सकते हो। बिल्कुल। ख्वाहिश साहब टाइम कम है, एटीएल लिस्ट में कोई स्पेशल प्रोविजन लाई गई है, वो क्या है? थोड़ी सी 1-2 मिनट में हमें थोड़ा सा वो बताइए सर। वो मैं पहले आपको बता बैठा हूं ना कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होगी या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होगी। उनके जो नॉन एक्टिव वाले हैं उनको जब ये टैक्स एविजन में पकड़ लेंगे, उनके लिए स्पेसिफिक सजाएं हैं, जिसके लिए इन्होंने 10th शेड्यूल टू द ऑर्डिनेंस बनाया है। ये एक अच्छा कदम है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुदारा जो इकोनॉमी चल रही है उसको चलने दें, उसको चलने। ख्वाहिश साहब टाइम कम है, 1 मिनट की तजवीज़। कौन सी प्रोविजन ऐसी हैं जिनको खत्म करना चाहिए, कौन सी ऐसी हैं जिनको पास करना चाहिए ताकि मुल्क चलता रहे? देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस जिनकी हमें जरूरत नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताई, कॉटेज इंडस्ट्री की जरूरत कोई नहीं हमें। ठीक है। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजन जो इन्होंने छोड़ दी हैं। फॉर एग्जांपल इनको ये जो कुर्की का कानून है, इसको भी बकायदा एक सेक्शन देना चाहिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ठीक है। जिसके लिए अभी तक स्पेसिफिक सेक्शन कोई नहीं है। ये जो रेट के दरमियान कुर्की होनी है, उसके ऊपर भी इन्हें सेक्शन 120 के बाद असेसमेंट का एक प्रोसीजर ऐड होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो अभी तक कानून में अमेंडमेंट्स नहीं मौजूद, ये अमेंडमेंट्स इनको करनी चाहिए। कमर साहब, आपकी क्या तजवीज़ है? इस बजट जब पास हो तो ये चीज़ें पास होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए वो कौन सी है? देखिए बहुत सारी हैं। मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये समझता हूँ कि वो सेक्टर्स जो आपको ऑलरेडी रेवेन्यू दे रहे हैं, आपके पास सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स में मौजूद है, आप उनको ना छेड़ें, आप उनको उसी तरह कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक। और वो सेगमेंट जहां हमारा गैप बहुत ज्यादा है टैक्स का, उन सेक्टर्स को हम टैक्स करें, उनको हम फिक्स टैक्स, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप जो हमारा रिटेल सेक्टर है जितना, उसमें आप फिक्स टैक्स में ले जाएं। इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ा दें टैक्स, आप नहीं ले सकते, आपके पास ना बिल है, ना मशीनरी है, ना लोग हैं, ना आपके पास पोटेंशियल है, तो आप आसानी से आप ले लें, आप डिस्कोज को पकड़ें, उनके थ्रू आप टैक्स रिकवर कर लें। दूसरा ये है कि आप जो नए टैक्स पेयर हैं उनको तलाश करने के लिए इस शोबे को प्राइवेटाइज कर दें।
अगर इसको आप प्राइवेटाइज करते हैं तो आप नए टैक्स पेयर ले सकते हैं, वरना आपने बड़े तजर्बे करके देख लिए, आपने नए नए यूनिट बना के देख लिए, आपको नया टैक्स पेयर नहीं मिला। आज खींच के रो के हम 2018 की ETL 2 मिलियन के करीब लाए हैं, और उसमें भी आपको, मुझे बेहतर पता है कि कितने नील फाइलर हैं, कितने आप कह रहे हैं पूरी मशीनरी कितने बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले हैं। नए टैक्स पेयर तलाश करने के लिए इस शोबे को प्राइवेटाइज कर दें, और नए शोबे, सिर्फ एक आपके पास वाहिद हल है कि आप इसको प्राइवेटाइज करें। पूरी दुनिया में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनमें आपके लोग हमेशा वेल पेड होते हैं, अच्छे रेम्यूनरेट होते हैं। यहाँ ये भी एक इशू है कि हम उन लोगों को उनकी इस्तात के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक हम पैसे नहीं दे रहे। उनकी तनख्वाहें हमें बढ़ानी चाहिए, और फिर देखें कि आपका रेवेन्यू पोटेंशियल, और फिर जब बढ़ा देंगे, अब ये सारा कुछ कर देंगे, इस शोबे को प्राइवेटाइज करें, ये लिंक करें सिस्टम के साथ जो नए टैक्स पेयर तलाश करता है। फिर जो आपका करप्शन करे, चाहे वो टैक्स पेयर है चाहे वो टैक्स कलेक्टर है, दोनों को लटकाएं फिर। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। यहाँ कमर की एक बड़ी अच्छी तजवीज जो इसने बहुत, देखे फर्टाइल ब्रेन, अच्छा ब्रेन कैसा होता है। इन्होंने कहा जी रिटेलर GDP का 20% दे रहे हैं, उसको टारगेट करें। अब ये टैक्स वाले जो FBR वाले को कभी सोच ही नहीं आ सकती, क्योंकि उसने कभी मौजू को सोचा ही नहीं। वो तो सिर्फ पुलिसिंग के पीछे पड़ा हुआ है कि मैंने टैक्स कलेक्ट करना है किसी तरह। हालांकि वो FBR का काम टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, टैक्स बेस, टैक्स नेट को देखना है, लेकिन वो लगा दिया। पहले कमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।